हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हम दिनेश पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे और आज हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। जो आप यहाँ से देखेंगे ये है हमारी यूनिट 2। और जैसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा आज एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवल वही कराया जाए, और बात भी सही है। अब एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन भी नहीं रहे, क्योंकि बाकी जो रेगुलर क्लास हैं वो थर्ड सेमेस्टर से चलेंगी। बिल्कुल हर एक टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, ए पॉजिटिव डेफिनेट रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जब आ गया है, 3 क्वेश्चन है तो इस वजह से मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले है ए पॉजिटिव डेफिनेट रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो है वो नॉन सिंगुलर होता है। अब देखो, ये पॉजिटिव डेफिनेट रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता क्या है? ये वो मैट्रिक्स होता है जिसकी सभी आइगन वैल्यू जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और यदि किसी मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यू निगेटिव होती हैं तो वो हमारा निगेटिव डेफिनेट रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव की बात है तो इसकी सभी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगी, और जब इसकी सभी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं, जीरो इसकी आइगन वैल्यू में काउंट नहीं होगी, ठीक है। यदि जीरो भी आई, देखो यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ, यदि सभी आइगन वैल्यू ऑल हमारी पॉजिटिव हैं, सभी आइगन वैल्यू, तो होगा हमारा पॉजिटिव डेफिनेट रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और यदि हमारी ऑल आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और प्लस एक, एटलीस्ट एक जो आइगन वैल्यू हो हमारी जीरो भी है, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव सेमी पॉजिटिव डेफिनिट रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और यदि हमारी सभी आइगन वैल्यू निगेटिव हैं, ऑल निगेटिव, तो वो हो जाता है हमारा निगेटिव डेफिनिट रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि आइगन वैल्यू निगेटिव हैं और प्लस एक, एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू जो हमारी वो जीरो है, तो इस कंडीशन में जब जीरो होगी तो उसका डिटर्मिनेंट हमारा जीरो आ जाएगा पूरा। तो इसे कहते हैं हम सेमी निगेटिव डेफिनेट रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो, जब इसकी सभी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका जो डिटर्मिनेंट वो हमारा एक नॉन जीरो होगा, प्लस पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव, ठीक है। नॉन जीरो होगा और पॉजिटिव भी होगा इस कंडीशन में, क्योंकि जीरो इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट जो हमारा मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, तो इसका जीरो हो जाएगा। और इसका डिटर्मिनेंट यदि मान लो फोर इवन है उसका ऑर्डर, तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। और यदि ऑड है, जैसे मान लो 3x3 का है हमारा मैट्रिक्स ये, तो इस कंडीशन में जो डिटर्मिनेंट है वो निगेटिव आएगा। यानी हम कह सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है इसका, निगेटिव डेफिनेट का, और इसमें जीरो ही आएगा हमारा, क्योंकि एक आइगन वैल्यू भी हमारी जीरो है। तो यहाँ से और क्वेश्चन देखते हैं। पहले का तो हो जाएगा आंसर नॉन जीरो। द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए पॉजिटिव डेफिनेट फॉर्म, तो ये मैंने बता दी है आपको, ये पॉजिटिव होता है। और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डेफिनेट इफ ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव डेफिनेट। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ लैम्डा इज करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए, ये हमारा मैट्रिक्स है, इसकी यदि करेक्टरिस्टिक या हम कहें आइगन वैल्यू जो है वो एक लैम्डा है, देन करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस के आई इज, तो ये के प्लस लैम्डा होते हैं। देखो, इसे वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा। जैसे मान लीजिए हमने एक 2 1 और यहाँ पर ले लीजिए 3 और ये 0, ये हमने 2x2 का मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। अब आपको पता है ये हमारा एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, या करेक्टरिस्टिक रूट, एक 2 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, यानी 2 और 1। अब मान लो हमने यहाँ पर ऐड करते हैं, इसमें +3i ऐड करते हैं, 3 और i का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स 0 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 5, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगी इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3 रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो और यहाँ 1 + 3 0, और यहाँ पर 1 + 3 हो जाएगा हमारा 4। तो अब इसके आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी,
या करेक्टरिस्टिक रूट हो जाएंगे 5 + 4। तो आप देखेंगे यहाँ से यदि मैं 2 में 3 ऐड कर दूँ तो वो कितना हो जा रहा है 5, और यहाँ से ऐसे ही 1 में 3 ऐड कर दूँ तो कितना हो जा रहा है 4। यानी जो हमने यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स का कोफिशिएंट लिया था हमने, वही हमारे आइगन वैल्यू में ऐड हो जाएगा। यानी के प्लस लेमडा, लेमडा तो हमारी आइगन वैल्यू है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहले के लग रहा है, तो के प्लस लेमडा जो है इस वाले मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी ए प्लस के आई की। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज, तो ये हमारे डिटर्मिनेंट के बराबर होती है। एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, और जब डिटर्मिनेंट जीरो होता है उसकी एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू जो है वो जीरो होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 6। आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमें देखनी है। तो देखो ओरली कैसे चेक करना है आपको, इसका डिटर्मिनेंट देखना है सबसे पहले। तो ये 1, यहाँ से 1 हो जाएगा और ये -1, तो 0 हो जाएगा, यानी 0। और इसका ट्रेस कितना है 2। तो इसकी जो आइगन वैल्यू है एक तो 0 होगी और एक 2। तो 0 और 2 किस में, देखो आइगन वैल्यू जैसे यहाँ पर +-1 ले लिया हमने, तो +-1 को ऐड करोगे तो वो 0 आएगा, जो कि इसके ट्रेस के बराबर नहीं है। तो ये तो हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। और 0 1 को ऐड करोगे तो ये 1 आएगा, जो कि इसके ट्रेस के बराबर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1 और 2 को ऐड करोगे तो ये 3 आएगा, इसके ट्रेस के बराबर नहीं है, तो ये भी गलत है। लेकिन 0 और 2 को ऐड करोगे तो वो 2 के बराबर आ जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रोडक्ट लेते हैं अभी यदि आप 0 और 2 का, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, जो कि मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर है। नहीं, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 × 2 0 ही हो जाएगा, और इसका भी डिटर्मिनेंट 0 ही है, तो इसलिए ये हमारी आइगन वैल्यू हो जाएंगी इसकी। उसके बाद में 8 क्वेश्चन है द आइगन वैल्यू का, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता तो चलेगी अब कैसे करने। द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ये दे रखा है, तो इसे चलो सॉल्व करके दिखाते हैं क्या आएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, हमें मैट्रिक्स दे रखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और cos थीटा। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, इसे याद ही कर लेना। ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी किसके लिए हैं, ये हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हैं, और जो कि क्या होती है ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 होती है। ये होती है हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे हम, लेमडा स्क्वायर माइनस इसका ट्रेस किया हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा, तो हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस इसका डिटर्मिनेंट cos स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पर लेमडा भी आएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से ऐसा तो फैक्टर कर नहीं सकते, तो हम श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा लेमडा बराबर -b। क्या होता है, चलो पहले लिख देता हूँ, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से देखो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, लेमडा बराबर -b के प्लेस पर कितना -2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 cos थीटा प्लस माइनस √b², तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा -4 इंटू ए के प्लेस पर कितना है 1 है, इंटू सी के प्लेस पर कितना है हमारा वो 1 है, 4ac अपॉन 2 इंटू ए के प्लेस पर हमारा यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा। अब अंदर से देखो क्या करेंगे, लेमडा बराबर 2 cos थीटा प्लस माइनस √ यहाँ से देखो 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 4 यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब √ यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो ये बाहर निकल कर 2 आ जाएगा। और यहाँ से यदि मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो अंदर बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 1। अब देखो नीचे भी 2 है और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा बचेगा cos थीटा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी आयोटा साइन थीटा। अब पहले ये देख लो ये आंसर किसी में दे रखा है या नहीं, यानी इसकी करेक्टरिस्टिक जो रूट आ गए वो 2 आ गए। एक तो लेमडा बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और दूसरा
लैम्डा टू जो है वो है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे दो इसके करैक्टरिस्टिक रूट आ गए, जिसे हम किस किस नाम से जानते हैं, करैक्टरिस्टिक रूट कह सकते हैं, या लेटेंट रूट कह सकते हैं, या फिर आइगन वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर दे रखा है क्या, यहाँ पर आयोटा नहीं है। यदि यहाँ पर आयोटा और दिया होता ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन ये नहीं दिया है। नन ऑफ दीज भी दिया है, लेकिन ये दो आंसर दे रखे हैं ज़रूर। तो इसमें जो है हमारा देखिए नन ऑफ दीज तो आने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका जो फॉर्मूला है ना ए प्लस, देखो इसका ई की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है। अब यदि मैं इसके प्लेस पर माइनस थीटा पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा, फिर भी कॉस थीटा ही रहेगा, और यहाँ पर प्लस का आयोटा ऐसे ही रहने दो, और जब साइन माइनस थीटा रखेंगे तो हो जाता है हमारा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो हम इसे कह सकते हैं, कुल मिलाकर ये वाली जो बात है ये इक्वल आ जाएगी हमारी ई की पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा के, और ये हमारा कौन से में दे रखा है आंसर, तो ये हमारा बी में आंसर दे रखा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो जो इसके डायगोनल एलिमेंट हैं वही हमारे इसके आइगन वैल्यू हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट लेना है इनका, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, तो ये अल्फा बीटा गामा पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है और पिछली बार एग्जाम में भी आई थी, क्या है देखो, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये हमारी किसकी थ्योरम कहलाती है, तो ये होती है हमारी केले हैमिल्टन थ्योरम। जैसे हमने इस वाले मैट्रिक्स के लिए हमने वो निकाली थी इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये थ्योरम कह रही है कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे इस मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने ये निकाली थी, तो इसके प्लेस पर यदि मैं लैम्डा के प्लेस पर ए पुट कर दूं, यानी वही मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर माइनस टू कॉस थीटा ए प्लस 1 के प्लेस पर यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना, क्योंकि मैट्रिक्स की बात हो रही है तो ये जब ही होगा इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है। उसके बाद में ए सिस्टम ऑफ एम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ये इन एन अननोन कंसिस्ट इफ, तो इसको थोड़ा सा बताता हूँ मैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो हमें दे रखा है ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब इसमें दो केस बनते हैं हमारे, क्या, हम यहाँ पर रैंक देखते हैं दो की। एक तो हम इसे ए को कहते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये क्या होता है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स और बनाते हैं हम जिसे कहते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। वो क्या होता है हमारा, होता है हमारा ए डॉट बी, ये होता है हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अब देखो यहाँ पर बी जो है इसमें तो ये हमारा एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 होते हैं केवल। तो यहाँ से दो केस उठते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर रैंक ऑफ ए, यदि हमारी रैंक ऑफ ए यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक बराबर नहीं होती रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इसके, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो ये इक्वेशन है ये हमारी नॉन कंसिस्ट कहलाती है। नॉन कंसिस्ट होती है, यानी ये कंसिस्ट नहीं होती है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, कंसिस्टेंट होती है। तो देखो कैसे, इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में जो हम इन इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, नॉन कंसिस्टेंट का मतलब है इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद में यदि हमारी रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स बराबर हो जाए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, तो इस कंडीशन में जो है हमें जो ये वाली इक्वेशन है मैट्रिक्स की, इसका हमें सॉल्यूशन मिलता है, यानी इस कंडीशन में कंसिस्टेंट होती है हमारी इक्वेशन, कंसिस्टेंट। और यहाँ पर भी अब दो केस
सकते हैं जब हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो नंबर ऑफ अननोन के बराबर। यानी जैसे मान लीजिए XYZ 3 हमारे अननोन हैं और रैंक ऑफ ए जो है और रैंक ऑफ यहाँ पर बराबर तो दोनों आई गई हैं, ठीक है, और ये बराबर हो जाए हमारी n जो 3 के ही बराबर आ जाए, तो इस कंडीशन में जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन यानी जितनी इक्वेशन हो और उतने ही वेरिएबल हों, तो इस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन है इस टाइप की इक्वेशन का, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यदि हमारी रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स या रैंक ऑफ यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहना ज़्यादा सही रहेगा, ये हमारी लेस देन है नंबर ऑफ अननोन से, तो इस कंडीशन में वैसे फाइनली जो निकल कर आती है वो रैंक ऑफ ए ही निकल कर आती है। तो इस कंडीशन में जो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारे इसकी थ्योरी होती है, ठीक है। और आप बुक से एक बार इन्हें चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें कंसिस्ट के लिए पूछ रहा गया है, ठीक है, जब हमारी रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर, तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो कंसिस्ट कहलाती है। उसके बाद में 12 क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू ए सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू 0 इन एन अननोन। अननोन कितने हैं हमारे, एन है, हैज़ ए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, कि उसमें जो एक तो होता है हमारा जब एन अननोन है, जैसे मान लीजिए 3 अननोन है XYZ, तो और इनकी तीनों की वैल्यू 0 है, तो इसे हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात करिए तो ये तभी होगा जब हमारा रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बराबर हो अननोन के बराबर, ठीक है। और उसके बाद में यदि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर नहीं होती है नंबर ऑफ अननोन के, तो इस कंडीशन में जो हमारे जीरो सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा 13 क्वेश्चन है, ए सिस्टम ऑफ एम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू 0 इन एन अननोन हैज़ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये मैंने बताई थी जब हमारी रैंक ऑफ ट्रिवियल सॉल्यूशन, जब हमारी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स यानी रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये बराबर हो एन के। अच्छा, ये 12 जो क्वेश्चन है ना, ये हमने गलत कर दिया। इसमें ये हमारी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, तो देखो इस केस में ना 2 ही सॉल्यूशन होते हैं हमारे, यहीं पर ही करते हैं। देखो जब हमारे ए एक्स इज इक्वल टू होता है 0, तो यदि हमारी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक जो है वो बराबर होती है नंबर ऑफ अननोन के, तो इस कंडीशन में जो है हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, या हम जिसे कह सकते हैं जीरो सॉल्यूशन। और उसके बाद में यदि हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो लेस देन होती है नंबर ऑफ अननोन से, यानी जो हमारे वेरिएबल हैं वो ज़्यादा होते हैं जब, तो इस कंडीशन में हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बाकी यूनिक सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इन्हें हम कह सकते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो है इसे ये सही हो जाएगा हमारा जब ए सिस्टम एन अननोन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन होगी नंबर ऑफ अननोन से, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ना कि बी। उसके बाद में इसमें होगा लेकिन डी आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारा 14 क्वेश्चन है, द आइगन वैल्यू ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो ये ऑल 0 होती हैं, ठीक है हमारी। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं, करैक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए यूनिट मैट्रिक्स, तो ये हमारे सभी 1 1 होते हैं क्योंकि डायगोनल एलिमेंट होते हैं, तो ये हमारे सभी 1 1 होते हैं। उसके बाद में इस मैट्रिक्स का ट्रेस इसके डायगोनल एलिमेंट का सम, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद में जो हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम थी उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, देखो ए सेटिस्फाई करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो देखो इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है ये, देखो कैसे, हमें पहले लैम्डा स्क्वायर लिखना है
माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, यानी इंटू लैम्डा प्लस इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो आप देखेंगे 3 दूनी 6 माइनस का 6 और यहाँ पर प्लस का 8 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट जो है वो 2 है, तो यहाँ पर देखो 2 ही लिख रखा है, लेकिन जब हमें इक्वेशन बनानी है और मैट्रिक्स फॉर्म में तो 2i लेना पड़ेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो माइनस भी है माइनस भी है, k की वैल्यू होनी चाहिए हमारी 1। तो इस प्रकार से हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद में ये है हमारा, तो इसमें आपको चेक करना है कि हमारी रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक देखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 3 2 1 और यहाँ से 1 4 1 और यहाँ से 2 1 4 2 1 4। इसकी हमें रैंक चेक करनी है। अब यदि इसकी रैंक बराबर हो जाती है हमारी नंबर ऑफ अननोन, कितने अननोन है 3, तो आप यहाँ से देखेंगे इसका डिटरमिनेंट जो 0 नहीं आ रहा है, मतलब देखने से ही लग रहा है, क्योंकि कोई भी रो ऐसी नहीं है जिसमें कि 0 बन जाए। तो ये हमारी नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ रही है 3 के। तो इस कंडीशन में जो हमारा इसका जो सॉल्यूशन है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, यानी 0 सॉल्यूशन होगा, केवल 0 सॉल्यूशन, मतलब x बराबर y बराबर z बराबर होगा 0 के, यानी ये तीनों 0 के बराबर आएंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्ट इफ, यदि k जो है हमारा, तो इसको करते हैं, देखो वही निकालनी पड़ेगी। पहले हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक, यहाँ से रैंक ऑफ a बराबर यदि आ जाती है हमारी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, तो इस कंडीशन में जो ये हमारी कंसिस्ट होगी। अब लेकिन हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों की रैंक फाइंड करनी पड़ेगी, और दोनों मैट्रिक्स को ये इक्वल कब होंगे, जब हमारे इनके प्रत्येक एलिमेंट बराबर होंगे, तो यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद में फॉर द मैट्रिक्स द आइगन वैल्यू आर 4 एंड 8, तो अब देखो इसका जो ट्रेस है वो इनके सम के बराबर हो जाएगा। जैसे 4 + 8 बराबर होना चाहिए हमारा 12 के, और जी इसका जो डिटर्मिनेंट है तो 8 चौक 32, ये हमारा 4 × 8 जो है वो 32 के बराबर होना चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। तो अब देखो पहले ट्रेस इसका 12 कब हो सकता है, जब या तो यहाँ पर -14 हो, या फिर यहाँ पर y की वैल्यू 10 हो, तो दो ही नहीं, -14 तो हो ही नहीं सकता, केवल 10 ही से सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो 10 y बराबर 10 किस में है, ये -10 सेटिस्फाई नहीं करेगा, y बराबर 10 इसमें है केवल। उसके बराबर x बराबर -4 पुट करके देखते हैं, तो इसके प्लेस पर -4 और इसके प्लेस पर 10, तो आप देखते हैं ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये 20 और प्लस 4 × 12, तो 20 और 12 ये हो जाएंगे 32, यानी ये हमारे डिटर्मिनेंट के बराबर है, तो इसी वजह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कैली हैमिल्टन थ्योरम इज स्टेटेड फॉर, तो ये हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती है, क्योंकि उसी की हम। उसके बाद में ये हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूले हैं, तो देखो ऐसे मैं इन्हें क्या एक्सप्लेन करूँ, हाइपरबोलिक फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं सभी याद करके चले जाना। पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था, वो लॉग वाला आया था, जैसे ये वाला फॉर्मूला है ना, इस टाइप से। तो उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये हमारी सभी की सभी रियल होती हैं, ठीक है। इन फॉर्मूलों को ज़रूर याद करके चले जाना है, या आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ये सभी के सभी सही हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा है द आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो ये या तो 0 होती हैं या फिर प्योर इमेजिनरी होती हैं, ये मैंने पहले बताया था। और इसके साथ में ही हमारी जो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है उसकी भी आइगन वैल्यू या तो 0 होती हैं या फिर प्योर इमेजिनरी होती हैं। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो हैं वो यूनिट मॉड्यूलर की होती हैं, यानी +-1 इस टाइप की होती हैं, यानी उनका जो मोड है वो जो है 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी हमारी, ये रहा a² डायरेक्ट, अब लेमडा के प्लेस पर डायरेक्ट ए लिखते हैं, माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो हो जाएगा -3 a²
तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 3 और ए और प्लस इसका डिटर्मिनेंट, तो यहाँ से तो 0 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2i इज इक्वल टू 0। अब लेकिन यहाँ पर शुरू में देखिए आप ए दे रखा है a² प्लस 2a, तो ये तो हमारा है नहीं, लेकिन ए भी दे रखे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा a और यहाँ पर बचेगा 3i प्लस 2 और i इंटू ए इनवर्स, तो ये हमारा ए इनवर्स ही हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी ये जो है हमारा ए आंसर जो वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद में ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट के। और फॉर सम लैम्डा इफ़ यदि ए इज सच दैट ए माइनस लैम्डा आई जो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये मैंने बताई थी, ये हमारी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। और इसके जो रूट होते हैं वो हमारे करैक्टरिस्टिक रूट कहलाते हैं, या फिर लेटेंट रूट कहलाते हैं, या फिर आइगन वैल्यू भी कह देते हैं हम। तो यहाँ पर लैम्डा क्या है, इसकी एक आइगन वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद में इफ़ ए यहाँ पर ये मैट्रिक्स दे रखा है ए, देन करैक्टरिस्टिक रूट एंड करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स आर। तो देखो सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यू देखते हैं हम, यानी इसके करैक्टरिस्टिक रूट देखते हैं। तो इसके करैक्टरिस्टिक रूट वो होंगे, मान लीजिए एल्फ़ा और बीटा है, एल्फ़ा और बीटा इसके करैक्टरिस्टिक रूट है। तो एल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करने पर तो हमारा आना चाहिए 1 + 1 यानी कि 2, और 1 - 4, और एल्फ़ा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करने पर -3 आना चाहिए। तो इस कंडीशन को चेक कर लो पहले कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से -2 आ रहा है इनका सम, तो -2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ रहा है तो ये हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पर 1 + 1 इनका ट्रेस तो हमारा 2 आ रहा है, लेकिन इसका जो डिटर्मिनेंट है इनको मल्टीप्लाई करने पर इस वाले में वो -3 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसमें -3 आ रहा है, लेकिन इनको ऐड करने पर 2 नहीं आ रहा है वो प्लस का, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारा नन ऑफ दीज तो है नहीं, तो ये हमारी यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है इसमें ये तो हमारे करैक्टरिस्टिक रूट तो हैं ही, लेकिन अब हमें चेक करना है कि ये हमारा x1 बराबर जो है क्या दे रखा है k1 k2 आर्बिट्री, तो हमारा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे यहाँ पर x जो है वो करस्पॉन्डिंग वेक्टर कहलाता है इस वाले आइगन वैल्यू के। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं x को उधर गायब कर दो, यदि हमारा ax बराबर हो लैम्डा x के, तो इस कंडीशन में जो हमारे ये x जो है वो एक इसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कहलाता है। तो अब हमारा a यहाँ पर कितना है 1 2 2 1, और x के प्लेस पर दे रखा है इन्होंने k1 और -k1, तो ये दे रखे हैं। अब यदि इनको मल्टीप्लाई करने पर लैम्डा ये किसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये है हमारे -1 के करस्पॉन्डिंग, तो इसी पर ये यहाँ पर k1 k और -k1 ये तो रहने ही चाहिए, लेकिन इससे पहले माइनस बाहर आ जाए तो ये हमारा एक इसका आइगन वेक्टर हो जाएगा। तो देखो अब देखते हैं इनकी मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 2k1 और प्लस नहीं -2k1 ये हो जाएगा, और यहाँ से 2k1 और -k1 ये हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2k1 और -2k1, ये तो 0 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर केवल k1 आएगा, तो यहाँ से आएगा -k1 और यहाँ पर 2k1 माइनस, तो ये हो जाएगा k1। तो आप देखेंगे यदि यहाँ से मैं -1 कॉमन कर लूँ -1, तो ये हो जाएगा हमारा k1 और -k1, तो ये हमारा सेम ही x आ गया, तो इसलिए ये हमारा एक आइगन वेक्टर है। कौन सी करैक्टरिस्टिक रूट के करस्पॉन्डिंग है, तो ये हमारा -1 के ठीक है। उसके बाद में हमारा 3 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं। तो यदि हम यहाँ पर करते हैं a इंटू एक्स के प्लेस पर कितना है 1 2 2 1, और हमारा x के प्लेस पर इस बार है k2 और k2, तो k2 और k2,
यहाँ पर 3 बाहर आ जाना चाहिए और K2 ये हमारा ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये हमारा एक इसका आइगन वेक्टर हो जाएगा किसके करस्पॉन्डिंग, 3 के करस्पॉन्डिंग। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा K2 प्लस 2K2 और यहाँ से भी 2K2 प्लस K2। तो यहाँ से देखेंगे आप, यदि मैं 3 कॉमन कर लूँ तो ये बचेगा K2 और K2, यानी ये हमारा एक आइगन वेक्टर है। ये शॉर्ट ट्रिक थी इसे चेक करने की, वैसे आइगन वैल्यू से ही पता लग गया था कि ये हमारा आंसर हो जाएगा बाय यूजिंग। तो इसको ना मैं ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। वैसे ये हो जाएगा, कैसे करना होता है ये मैं बता दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा इस वाले क्वेश्चन को और इसे भी, ठीक है। ग्रुप चेक कर लेना टेलीग्राम वाला जो है। उसके बाद में इसके करेक्टरिस्टिक रूट निकालने हैं तो उसी ट्रिक से निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूँ सेपरेट में, क्योंकि उसके बाद में हमारे सब जो हैं वो अगली वीडियो में नेक्स्ट में वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद में जल्दी से कोर्स ख़त्म करते हैं, कुछ जियोमेट्री के क्वेश्चन भी कराते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।